हेलो गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। आज त्रिभुज का दूसरा वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं उसी जोश एवं जुनून के साथ। आज कल जो हम त्रिभुज के वर्गीकरण के विषय में बताए थे, आज उसी के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे तथा इससे बनने वाले प्रमुख कॉन्सेप्ट का अध्ययन करेंगे। ध्यान रखिए, जैसे इसमें हम अध्ययन करेंगे कोणों के आधार पर कौन त्रिभुज होते हैं या भुजाओं के आधार पर कौन से त्रिभुज होते हैं। तो कल बताए थे भुजाओं के आधार पर तीन त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। जबकि कोणों के आधार पर बताए थे न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो इसी के विषय में आज अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के लिए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा स्क्रीन पर दिया है कि पहले समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के विषय में जानेंगे भुजाओं के आधार पर, यानी भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज का वर्गीकरण किया गया, पहले इसके विषय में जानेंगे समबाहु त्रिभुज होते क्या हैं। तो समबाहु त्रिभुज के विषय में कल ही थोड़ी सी चर्चा कर दिए थे। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण आपस में बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं, प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं तथा तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होते हैं। तीन भुजाएं होती है, इसमें तीन शीर्ष होते हैं। बेसिकली इसको समझ लीजिए और इसको नोट्स बनाकर लिख भी लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पक्का बन रहे हैं। ध्यान रखिए, आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कल इससे बनने वाले कुछ न्यूमेरिकल लेकर आपको आएंगे। चलिए तो समझते हैं पहले त्रिभुज। जैसा कि फिगर में दिया गया है कि एक प्रकार का त्रिभुज है, इसमें एक अंदर वृत्त दिया गया, एक बाहर वृत्त दिया गया है। अंतर वृत्त दिया गया, एक बाहर वृत्त दिया गया है त्रिभुज के। और ये त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की विशेषता यह होती है, इसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो उससे अन्य चलते हैं बनने वाले तथ्यों को जान लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, इसका परिमाप क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप जानते हैं। जब परिमाप मतलब बाहरी माप, परिमाप मतलब जैसे ये तीन भुजा दिए बाहरी बाहरी माप, तो इसके लिए क्या क्या करेंगे? परिमाप बाहरी भुजा क्या दिया? ए धन ए, यानी तीनों भुजाओं को हम जोड़ लेंगे बाहरी माप, तो बराबर क्या आ जाएगा? 3a, यानी 3a क्या है? भुजा है, या इसको लिख सकते हो 3 गुणे भुजा, 3 गुणे भुजा। तो परिमाप क्या हो जाएगा? 3 गुणे भुजा। समझ गए? परिमाप 3 गुणे भुजा हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपसे बनाएगा परिमाप, या तो जैसे आपसे परिमाप दे देगा, अब भुजा की लंबाई पूछ लेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे? फार्मूला लिख देंगे। कल इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे तो और मजा होगा टॉपिक। ध्यान रखें, ऊंचाई देखते हैं। पूछता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है। हाइट से 100% क्वेश्चन बनता है। ऊंचाई मतलब इस पोर्शन को पूछेगा, ऊंचाई मतलब यह भाग पूछ रहा है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? √3/4a। क्या होगी? √3/4a, यानी क्या कह सकते हैं कि √3/4 गुणे भुजा, ये मतलब भुजा। √3/4 गुणे भुजा क्या हो जाएगी? समबाहु त्रिभुज की क्या हो जाएगी? ऊंचाई। अगला क्वेश्चन आपसे बनेगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसके लिए क्या फार्मूला बनेगा? √3/4, √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। ध्यान रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगर पूछेगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब इसमें और क्वेश्चन बनेगा, जैसा कि फिगर में आपको दिया गया है। तो फिगर में एक त्रिभुज दिया गया है, तो त्रिभुज में आप एक अंतःवृत्त बना है और एक बाह्य वृत्त बना है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछता है और बाह्य वृत्त की त्रिज्या, यानी अंतःवृत्त की इसकी त्रिज्या, इसका मान पूछेगा। ये त्रिज्या कैसे निकालेंगे? आपको भुजाओं का मान दिया रहेगा, भुजाओं का मान इसका दिया रहेगा। अब अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ लेगा, तो उसके लिए क्या फार्मूला आप लगाएंगे? तो ध्यान रखिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे? √3/4, √3/2 गुणे भुजा, √3/2 गुणे भुजा, ये क्या होगी? अंतःवृत्त की त्रिज्या।
यानी ये जो वृत्त दिया गया इसकी त्रिज्या क्या होगी, √3/4। अब सॉरी 3/2। जब आपको 3/2 त्रिज्या मिल गई, ये त्रिज्या मतलब स्मॉल आर, जब इस त्रिज्या का मान निकल गया, अगर कहीं आपसे पूछ ले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त ने बता दिए हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। जब r का मान प्राप्त हो गया तो पाई में r से गुणा कर देंगे, r² से, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। तो बाह्य वृत्त के त्रिज्या के लिए क्या फार्मूला लगेगा, भुजा√2, भुजा रूट, तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, भुजा √3। क्या हो जाएगी, भुजा √3। यानी भुजा जो दी गई है उसमें √3 से गुणा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, बाह्य वृत्त की त्रिज्या। क्या प्राप्त हो जाएगी, बाह्य वृत्त की त्रिज्या। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे अगला कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, तो इसको थोड़ा इरेज कर दें, इसके बाद अगला बताते हैं। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। चलिए तो इसके विषय में अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हम क्या समझेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। दूसरा फिगर बना हुआ है, इस फिगर से समझते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण है। जैसा कि अब बताएं हम आपको, यहाँ पर एक भुजा ए दी गई, एक भुजा ए दी गई, एक भुजा ए दी गई, तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। क्या समझिए, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो इस भुजा से जो लंब डाला गया शीर्ष पर, जो लंब डाला गया है, ये शीर्ष लंब क्या करता है, इन दो भुजाओं को आपस में बराबर बांटता है, आपस में बराबर बांटता है। और ये लंब क्या करता है, इन दोनों कोणों को भी आपस में बांटता है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछेगा शीर्ष लंब पर जो लंब बना है ये क्या करता है, दोनों कोणों को आपस में बांटता है, दोनों कोणों को आपस में बांटता है और साथ साथ दोनों भुजाओं को भी आपस में बांटता है। सेम एक कंडीशन बनेगा, ये भी यही सेम ये भी काम कर रहा है, ये भी दोनों भुजाओं को आपस में बांट रहा है और दोनों कोणों को भी आपस में बांट रहा है। सेम प्रक्रिया इसके साथ भी यही संपन्न हो रही है। ये दोनों भुजा आपस में बट रहे हैं और ये दोनों कोण आपस में बट रहे हैं। ये ध्यान रखिए, इसके फार्मूले, परिमाप याद कर लीजिए, परिमाप आंतरिक त्रिज्या याद कर लीजिए, बाह्य वृत्त की त्रिज्या याद कर लीजिए, इसकी ऊंचाई याद कर लीजिए। अगर इतना आप याद कर ले रहे हैं, कंफर्म है इससे आने वाले प्रश्न आप हल कर पाएंगे। कल इससे बनने वाले क्वेश्चनों को हम लाएंगे और आपको हल करके दिखाएंगे कितने आसानी से इस प्रकार के प्रश्न हल हो सकते हैं। तो चलिए, तो ये इसके लिए बस इतना ही। आगे देखते हैं अगला त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में इतना बहुत ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट देखते हैं। अगला त्रिभुज आपका कौन सा है, अगला त्रिभुज आपका दिया गया समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। अगला कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी क्या विशेषता है, समद्विबाहु त्रिभुज चलिए बना लेते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता यह है कि इसकी दो भुजाएं समान होगी, दो भुजाएं समान होगी और एक भुजा असमान होगी। तो इसके तीन शीर्ष दे दिए गए हैं, ए बी और सी। कितने शीर्ष है, ए बी और सी, तीन शीर्ष है और तीन भुजा दी गई, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। चलिए इससे बनने वाले इसका पहला, सबसे पहले इसके परिमाप के विषय में जानेंगे। क्या बनेगा, परिमाप। क्या बनेगा, परिमाप। परिमाप के विषय में चलिए समझ लेते हैं। इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इसका परिमाप, अब इसको जैसे एक इस पर लंब डाल सकते हैं, अब इसके विषय में थोड़े बताएंगे। परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप मतलब बाहरी माप, तो क्या कह सकते हैं, ए प्लस बी। क्या बन सकता है, ए प्लस बी, यानी क्या बन जाएगा, 2a प्लस बी, यानी 2a प्लस बी, यानी समान भुजाओं का योग। यानी आप क्या कह सकते हैं कि दो गुणे समान भुजा, दो गुणे समान भुजा, दो गुणे समान भुजा प्लस असमान भुजा, असमान भुजा। तो क्या बन जाएगा, ध्यान रखें, अगर पूछे इसका परिमाप क्या बन जाएगा, दो गुणे समान भुजा प्लस असमान भुजा, इसका परिमाप होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए इसके क्षेत्रफल के विषय में आपको बताते हैं। तो क्षेत्रफल समझ लीजिए, क्षेत्रफल के विषय में बताते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल को पूरा हम प्रैक्टिकली निकाल कर आपको समझाएंगे, क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं। चलिए उसके लिए ध्यान रखिए, इस क्षेत्रफल को हम आपको समझाते हैं। तो क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है,
ये क्या बना है, समकोण त्रिभुज बना। क्या बना है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या होता है, कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर, कर्ण बराबर सॉरी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो चलिए इसके विषय में समझते हैं, इसके क्षेत्रफल को कैसे लाएंगे। तो ध्यान रखिए, इसी समझते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, अगर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब ए है, तो ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, इसको यह मान लेंगे। क्या मान लेंगे, और जैसे ये पूरी भुजा कितनी है, बी है, ये पूरी भुजा कितनी है, बी है। ध्यान समझिए, ये पूरी भुजा बी है, तो इसको क्या कह सकते हैं, इसको बी बटे दो, इसको बांट सकते हैं बी बटे दो, क्योंकि आधे आधा ये लंब जो है इन दोनों को समविभाजित कर रही है, जितना आधा आधा हम दोनों बांट रही है। तो समझते हैं ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस बी बटे दो स्क्वायर, यही कह सकते हैं। ध्यान समझिए। अब इसके बाद करते हैं एच स्क्वायर निकाल लेते हैं। एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी बटे दो स्क्वायर। ध्यान समझिए, दो स्क्वायर। चलिए इसको आगे समझते हैं। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बटे चार। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो एच बराबर क्या लिखेंगे, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे चार। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, पक्का लिख सकते हैं। इसके बाद आगे समझते हैं। अब इसको क्या लिख पाएंगे, फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान फोर। क्या लिख सकते हैं, ये रूट, रूट में लिखेंगे। अब आपको पता है रूट से जब बाहर निकालेंगे, ये जो चार बचा है बाहर निकालेंगे तो दो हो जाएगा। तब इसको क्या लिख सकते हैं, ये आपका लिख जाएगा तो रूट फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे दो। ये किसका मान हो गया, एच का मान। अब चलिए अब इसको आगे सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो एच का मान अब फिर से देखते हैं। तो क्या होता है, समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक बटे दो। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक बटे दो बेस इंटू हाइट, इंटू हाइट, एक बटे दो बेस इंटू हाइट। चलिए इसी को सिद्ध करते हैं। तो क्या बन जाएगा, एक बटे दो बेस, आधार कितना है, आधार आपका बी है, आधार क्या है, बी है। हाइट कितना है, आधार आपका पूरा आधार बी है, हाइट कितना, हाइट देख लेते हैं। हाइट कितना दिया आपका, रूट, तो एच का मान, एच का मान यही रखेंगे। तो क्या रखेंगे, रूट फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या रखेंगे, रूट फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे कितना लिखेंगे, दो। अब चलिए इसी को हल कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, एक बटे चार बी, एक बटे चार बी इंटू रूट फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इसी को आगे सिद्ध करिए। तो ये क्या हो जाएगा, आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए ध्यान समझिए इसको। अब ये क्या लिख देंगे, बी बटे चार, बी बटे चार रूट फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पूछेगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बी बटे चार रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको इतना याद करना है, हम आपको सिद्ध करके यहाँ पर बता दिए आया कैसे है, ठीक है। आपको इतना ही सिर्फ याद करना है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बी बटे चार, बी बटे चार रूट फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी बी बटे चार, इसका चौथाई भाग। ये बी भुजा दी है, इसका चौथाई भाग। चलिए तो आप देख लिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दिए, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बता दिए। और समद्विबाहु त्रिभुज से बनने वाले अन्य अन्य क्वेश्चनों को समझा देते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या करती है, समद्विबाहु त्रिभुज बताया था इसकी दो भुजाएं समान होती है, दो भुजाएं समान होती है। अब दो भुजाएं समान होती है, शीर्ष लंब जो पड़ा है, ये जो शीर्ष लंब पड़ा है आपको देख रहे हैं, ये शीर्ष लंब क्या कर रहा है, इन दोनों को कोणों को आपस में बांट रहा है, इन दोनों कोणों को क्या कर रहा है, आपस में बांट रहा है, और इन दोनों भुजाओं को आपस में बराबर बांट रहा है। इन दोनों कोणों को बराबर बांट रहा है प्लस इन दोनों भुजाओं को आपस में बराबर बांट रहा है, ध्यान रखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें बन जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में यहाँ पर देखें जैसे ही लंब डालते हैं तो दो समकोण का निर्माण होता है, एक समकोण इधर बन जाता है, एक समकोण इधर बन जाता है। अब कभी कभी इस भुजा का मान आपसे पूछ लेगा, आपको इस समकोण त्रिभुज से निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बटे दो बेस इंटू हाइट, जो आप यहाँ पर
लिखें। इसी के माध्यम से हम पूरा निकालें इसका। तो अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप भी पता हो गया, इसके बाद इसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता दिए। चलिए तो अब इसको मिटाते हैं, अगला त्रिभुज समझते हैं। अगला त्रिभुज समझते हैं। अगला त्रिभुज कौन सा है आपका? अगला त्रिभुज आपका दिया है, अगला त्रिभुज आपका दिया है विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा दिया गया है? विषमबाहु त्रिभुज। क्या दिया गया है? अगला त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा है? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज के विषय में जानते हैं। विषमबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या? जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज के परिमाप के लिए क्या करेंगे? इसके परिमाप के लिए करेंगे सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग। इसके लिए क्या मानना पड़ेगा? माना ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा सी है। ए बी सी, तीन शीर्ष है और तीन भुजा है और तीन कोण है। पहली विशेषता हो जाएगी इसके तीन भुजा, तीन सोर्स, तीन शीर्ष और तीन कोण है। तीनों भुजा असमान है, तीनों भुजा असमान है और तीनों कोण असमान है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? परिमाप ए धन बी धन सी, ये परिमाप हो गया। ए धन बी धन सी इसका परिमाप हो जाएगा। अगर पूछे इसमें एक अर्ध परिमाप भी पूछता है, अर्ध परिमाप को यस से इंडिकेट करते हैं। अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप के लिए क्या करेंगे? ए धन बी धन सी बटे 2, सारी भुजाओं को जोड़कर उससे 2 से भाग दे देंगे तो क्या बन जाएगा? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप के लिए इसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए आपको एक फार्मूला बता देते हैं। वह फार्मूला किसी भी त्रिभुज पर आप लागू कर सकते हैं, बशर्ते तीनों भुजा दी गई हो। तो यहाँ ये वही फार्मूला यहाँ भी बता देते हैं। चलिए समझते हैं उस फार्मूला को, इसको आप नोट कर लीजिए। तो वो फार्मूला क्या हो जाएगा? उस फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसको कहते हैं हेरोइन फार्मूला। तो क्या हो जाएगा? यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। ये तीन प्रकार ये फार्मूले आप याद रखिए, ये किसी भी त्रिभुज में आप लागू कर सकते हैं। इस फार्मूले को ध्यान रखें, ये फार्मूला किसी भी त्रिभुज में लागू कर सकते हैं जहां यस क्या है? अर्ध परिमाप, अभी जो आपको बताए हैं अर्ध परिमाप। अब यह यस अर्ध परिमाप माइनस पहली भुजा, अर्ध परिमाप माइनस दूसरी भुजा, अर्ध माइनस माइनस तीसरी भुजा। ये ध्यान रखें, एक आपका विषमबाहु त्रिभुज होगा। विषमबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में असमान होती हैं। चलिए इसके अन्य तथ्यों के विषय में जानते हैं। अगला देखते हैं, विषमबाहु त्रिभुज हो गया। आगे आपको ले चलते हैं, ये आपको तीनों हम क्लियर कर दें भुजाओं के आधार पर। अब चलिए कोणों के आधार पर क्लियर कर देते हैं। कोणों के आधार पर कौन कौन है? कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज, कोणों के आधार पर त्रिभुज। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज समझ लेते हैं कौन कौन है। पहला न्यून कोण त्रिभुज है। पहला क्या है? न्यून कोण त्रिभुज है। पहला क्या है? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज कहते किसे हैं? पहले न्यून कोण जान लीजिए, इसके बाद न्यून कोण का त्रिभुज के विषय में जान लेते हैं। तो न्यून कोण किसे कहते हैं? तो न्यून कोण थोड़ा समझना जरूरी है। न्यून कोण आप समझ पाएंगे तभी न्यून कोण त्रिभुज के विषय में जान पाएंगे। मतलब थीटा का मान, न्यून कोण किसे कहते हैं? थीटा का मान कितना होना चाहिए? थीटा का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा थीटा का मान, और 90 से छोटा होगा। 90 से छोटा होगा थीटा का मान। 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा थीटा का मान। तो ऐसे कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण। यानी कहने का मतलब है न्यून कोण जो त्रिभुज होगा इसके सभी कोण कैसे होंगे? यानी सभी कोण किससे 90 डिग्री से छोटे होंगे। सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे। ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज ध्यान रखें। तो न्यून कोण त्रिभुज की क्या परिभाषा होगी? ऐसे कोण, ऐसे त्रिभुज जिनके तीनों कोण का मान 90 डिग्री से छोटे होते हैं उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें भी 3 शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं और 3 भुजा होती है। 3 शीर्ष होते हैं और 3 भुजा होती है।
लेकिन यहाँ पर कोणों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। जैसे कहा जाए, यहाँ पर हम ले लेते हैं 60 डिग्री, यहाँ पर ले लिए 70 डिग्री, 60 डिग्री ले लिए, 70 डिग्री ले लिए, यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 40 डिग्री। कितना हो जाएगा, एक मिनट, 7 6 13, इसका मान 50 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो इस हिसाब से न्यून कोण, सारे सारे कोण देखें 90 से छोटे हैं, तो यह कैसा हो जाएगा, न्यून कोण। न्यून कोण का एक विशेष संबंध है, आपको विशेष स्टार लगा के आप इसको समझ लीजिए, यह विशेष संबंध। न्यून कोण त्रिभुज का संबंध आपके किससे है, किससे है, पूरक कोण से। अगर पूछेगा किस प्रकार के त्रिभुज का संबंध पूरक कोण से है, तो इसको हाईलाइट आप लगा दीजिए, तो न्यून कोण त्रिभुज का संबंध पूरक कोण से है। जबकि पूरक कोण के दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री से आप तुरंत ऑप्शन देखते ही लगा देंगे कि यह समकोण होता है। तो समकोण नहीं होता, बल्कि वो न्यून कोण होता है, क्योंकि दो कोणों को जोड़कर 90 होना चाहिए, ना कि एक कोण का मान 90 होना चाहिए। इसलिए ध्यान रखिए, पूरक कोण का संबंध इसी से है। पूरक कोण का संबंध, पूरक कोण का संबंध किससे है, न्यून कोण से। पूरक कोण का संबंध किससे है, न्यून कोण से। ध्यान रखिए, पूरक कोण का संबंध किससे है, न्यून कोण से। तो पूरक कोण क्या कहते हैं, ऐसे दो कोण जिसका योग 90 हो। जैसे क्या कह सकते हैं, ए धन बी बराबर कितना होना चाहिए, दो कोण। यानी कोई कोण, दो कोण जोड़कर हमें 90 हो जाए, कैसे हो जाएंगे, पूरक कोण। तो पूरक कोण की परिभाषा क्या हो गई, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 हो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। यह किसके अंतर्गत आएगा, न्यून कोण के अंतर्गत गया। हाईलाइट करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बताते हैं। अगला, अधिक कोण त्रिभुज। क्या बताएंगे, अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज के विषय में आपको बता देते हैं। अधिक कोण त्रिभुज, अगला क्या बताएंगे, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। पहले अधिक कोण कहते किसे हैं, इसके विषय में जान लीजिए, इसके बाद त्रिभुज के विषय में समझ लेते हैं। जब थीटा का मान, थीटा का मान कितना होना चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए। थीटा का मान 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ऐसे कोण को कौन सा कोण कहते हैं, ऐसे कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। जब थीटा का मान किससे होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा और 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे, अधिक कोण। जब ऐसे कोण को अधिक कोण कहेंगे, तो अधिक कोण त्रिभुज के विषय में जान लेते हैं। अधिक कोण त्रिभुज की विशेषता यह है, इसके दो कोण न्यून होंगे, इस त्रिभुज के दो कोण न्यून होंगे और एक कोण अधिक होगा। यानी ऐसे त्रिभुज जिनके दो कोणों का मान न्यून हो और एक कोण का मान अधिक हो, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। जैसे अगर मान लीजिए हम इसका मान 120 मान लिए, इसका मान 120 मान लिए, इसका मान 120 मान लिए और इसका मान 40 मान लिए। अगर इसका मान 120 मान लिए, इसका मान 40 मान लिए, तो कितना हो जाएगा, 120 और 40 12, तो कितना हो जाएगा 160 और इसका मान 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 180। तो एक किस प्रकार के त्रिभुज होंगे, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण की विशेषता बता दिए आपको। ऐसे कोण, ऐसे दो को मतलब इसमें जो तीनों कोण होंगे, तीनों कोण आपस में असमान होंगे, तीनों कोण आपस में असमान होंगे। ध्यान रखिए, तो ध्यान रखिए, एक कोण का मान अधिक कोण होगा और दो कोण का मान न्यून होगा। ध्यान रखिए, यही विशेषता इसकी, एक कोण का मान अधिक होगा और दो कोण का मान न्यून होगा। और एक इसका, फिर इसमें भी एक स्टार आप लगाएंगे। इसका संबंध किससे, संपूरक से है। किससे है, संपूरक कोण से है, संपूरक कोण से। ध्यान रखिए, संपूरक दो कोणों का योग 180 होता है। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो संपूरक कोण, ध्यान रखिए, तो दो कोण जोड़ने पर 180 होना चाहिए। तो संपूरक कोण कहते किसे हैं, तो संपूरक कोण जैसे थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 180 डिग्री, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 180 डिग्री। प्रत्यक्ष संबंध नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष संबंध बन सकता है इससे। तो ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उसे कहते हैं संपूरक कोण। इससे संबंध विशेष नहीं हो सकता, हम गलती से बता दिए, क्योंकि दो कोणों का योग 180 होना चाहिए। यहाँ पर तीन कोणों को जोड़ने पर 180 हो रहा है, इसलिए प्रत्यक्ष संबंध नहीं हो सकता। लेकिन इसी बहाने हम आपको संपूरक कोण बता दे रहे हैं।
ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उसे हम समपूरक कोण कहते हैं, जैसे θ1 प्लस θ2 बराबर 180। चलिए, तो इस त्रिभुज के विषय में आपको बता दिए, अधिक कोण त्रिभुज, ऐसे दो कोण, इसके दो कोण न्यून होते हैं और एक कोण अधिक होता है, उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अगला आपका है, कौन सा है, समकोण त्रिभुज। अगला कौन सा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के विषय में जानते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के विषय में जानते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज आपको पता होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, इसे बेस कहते हैं और इसे हाइट कहते हैं। इसे हाइपोटेनस कहते हैं, इसे बेस कहते हैं और इसे हाइट कहते हैं। यह क्या है, समकोण त्रिभुज। क्या समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो चलिए इससे बनने वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या बनाएंगे, सबसे पहले परिमाप जानेंगे। क्या करेंगे, परिमाप। परिमाप क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, यानी तीनों भुजाओं का योग। क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, इसका तीनों भुजाओं का क्या हो जाएगा योग, यानी इसका परिमाप हो जाएगा। तीनों भुजाओं का योग परिमाप हो जाएगा। इसके क्षेत्रफल के विषय में जानते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल के विषय में समझते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 क्या सकते हैं, आधार गुणे ऊंचाई। क्या कह सकते हैं, आधार गुणे ऊंचाई, इसकी क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसके विषय में कुछ अन्य जानकारी चलिए ग्रहण करते हैं। ध्यान रखिए, समकोण त्रिभुज के विषय में अन्य, इसमें पूछेगा समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर क्या होता है। समकोण त्रिभुज का कर्ण आपसे पूछेगा, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर यानी हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, क्या बन जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब यानी ऊंचाई, इसका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यही आपसे बन जाएगा, आधार का स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर, ध्यान रखिए, आधार स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब जबकि लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, माइनस आधार स्क्वायर। ये तीनों फार्मूलों को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं और इसको फाइनली याद रखना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज से एक विशेष और जानकारी आपको बता देना चाहते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, हम हट जाते हैं, इसको इसके साथ ले लीजिए। चलिए इसके विषय में कुछ अन्य महत्वपूर्ण और तथ्य बताते हैं आपको समकोण त्रिभुज के विषय में। समकोण त्रिभुज में एक बनता है, एक बताया जाता है आपको ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का नाम आपको न पता हो तो बता देते हैं, समकोण त्रिभुज में एक बनता है ट्रिपलेट। क्या बनता है, ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट क्या होते हैं इसके विषय में जान लेते हैं। ट्रिपलेट, अगर ट्रिपलेट के विषय में आप जान गए तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको आसानी से बन पाएंगे। तो ट्रिपलेट में जैसा आपको यहाँ पर दिया गया है 3 4 5, 3 4 5, इस ट्रिपलेट को चलिए जैसे 3 4 5, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा रख लीजिए, इसके बाद 4 और 5, वो 3, 3 4 5। चलिए इसको सिद्ध कर लेते हैं। तो हमने बताया कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर, क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना दिया गया है, 4 के स्क्वायर प्लस कितना दिया गया है, लंब स्क्वायर 3 के स्क्वायर। तो यहाँ कितना दिया, 5 स्क्वायर। दोनों पक्ष अगर बराबर हो गया तो सही है। ध्यान दे, दूसरा देखते हैं, तो कितना बन जाएगा, ये 25 बन जाएगा, ये 4 चौक 16, 3 त्रिक 9, 16 9 25, यानी 25 25 के बराबर होगा, यानी ये ट्रिपलेट सही हो गए। जब दोनों पक्षों का इस हिसाब से करने पर मान बराबर प्राप्त हो जाए तो ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट बनेंगे कैसे उसके विषय में जान लेते हैं। जैसे 3 4 5 दिया है, इसमें आप 2 का गुणा करिए, 2 का गुणा करें कितना बनेगा,
6 8 10, 6 8 10 बन गया। फिर 3 का गुणा करिए, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 4 का गुणा करिए, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20। ऐसे गुणा करते जाए, ट्रिपलेट आपके तैयार होते जाएंगे। इसमें आ जाइए 5 12 13, 5 12 13 सेम ऐसे भी रखेंगे, वो भी मान, इसका मान 13 हो जाएगा, इसका मान 13 हो जाएगा, इसका मान 5 हो जाएगा, इसका मान 12 हो जाएगा और इसका मान 5 हो जाएगा। 5 12 13, 5 12 13, इसमें भी गुणा करिए, 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 10 24 26, 10 24 26। फिर 3 से गुणा करिए, 5 है 15, 3 बराबर 36, 13 3 39। इस हिसाब से ट्रिपलेट बन गया। अगला देखते हैं ए बी, इसका मान कितना हो जाएगा 25 और इसका मान 25 हो गया और इसका मान कितना हो जाएगा 24 और इसका मान कितना हो जाएगा 60। यानी अगर इसका मान 24 दिया है, इसका मान 7 दिया है, तो इसका मान अपने आप समझ लेना चाहिए 25 होगा। बिना कहे बिना समझे समझ लेना है आपको, इसका मान होगा। तो इसमें भी इसको आगे बढ़ाना कर सकते हैं, 7 दूनी 14 हो जाएगा और 24 दूना 48 हो जाएगा, 25 दूना 50। अगला ट्रिपलेट क्या बन जाएगा 14 48 50, 14 48 50। इसी हिसाब से 3 का गुणा करके और 4 का गुणा करके आगे समझ सकते हैं। अगला है 17 15 8, जिसका मान 17 हो जाएगा, इसका मान 15 हो जाएगा, इसका मान 8 हो जाएगा। 17 15 8, यानी सबसे बड़ी भुजा कड़ होती है, उसके बाद आधार होती है, इसके बाद लंब होती है। तो समझ लीजिए, इसमें इसको भी आगे बढ़ाना कितना हो जाएगा 16 30 और 34, 16 30 34। इस हिसाब से ट्रिपलेट बढ़ते जाएंगे। ध्यान रखें, एक बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से त्रिभुजों के वर्गीकरण के विषय में आपको बता दिए। इससे बनने वाले कुछ बेसिक महत्वपूर्ण प्रश्न कल आपको करवा देंगे। ये चैप्टर आसानी से आपका फिनिश हो जाएगा। इसके बाद अगला चैप्टर फिर आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे। तो वीडियो को इसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो।